Okay, so we'll start with some numericals today. So, a body of mass 10 kilogram is lying on a rough plane inclined at an angle 30 to the horizontal, and the coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up the plane is. तो आपको याद होना चाहिए कि हमने कल ही देखा था that if you have, let's say, some angle here, lambda बोल दो. So if you remember, यहाँ पे एक body है, the body is here. What is the minimum force? क्या बोला है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, बॉडी का मास 10 kg है. ओके, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द बॉडी इज 0.5. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप द प्लेन इज. कैसे करोगे? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू अप द प्लेन? मैंने कल ही बताया था फोर्स क्या होता है. मैंने कल आपको बताया था कि if you want to take the body up the plane, acceleration should be what? mg sin theta plus mu cos theta. इसको थीटा मान लो 30 डिग्री. वो हो गया सॉल्व. व्हाट इज m 10, व्हाट इज g 9.8. नहीं बोला नहीं है तो क्यों 10 लूंगा मैं. 9.8 sin 30 plus mu is 0.5 cos 30. So you have to just substitute the values here and that's it. Okay, that's it. So it is just like this. तो आपको मिलेगा ये 10 into 9.8 मतलब 98. So you will have 98. Sin 30 is half plus 0.5 is half. Cos 30 is root 3 by 2. तो solve करो 98 by 2. 1 plus root 3 by 2. Root 3 by 2 की वैल्यू is 49. What is root 3? 1.732 by 2. ये 0.866 आता है क्योंकि हमने बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में देखा है. तो 1.866 into 49 अराउंड 90 के आसपास कुछ आएगा. 91.4 न्यूटन. तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. बी है. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आपको जैसे मैंने बोला अप द प्लेन इमीडिएटली a is g sin theta plus mu cos theta, ऐसा आना चाहिए. Next, a body of weight 64 Newton is pushed with just enough force मतलब limiting friction की बात हो रही है, to start it moving across a horizontal floor and the same force continues to act afterward. ऐसा है, हमारे पास एक horizontal floor है, उस पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप बेसिकली फोर्स लगा रहे हो. और ये जो फोर्स है पहले तो ये मोशन को जस्ट स्टार्ट करेगा, फिर आप कंटिन्यूअसली इतना फोर्स लगाते जा रहे हो. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस इज द बॉडी विल मूव कंटिन्यूअसली. ओके है ना. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन आर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है और डायनामिक फ्रिक्शन जो है that is 0.4. The acceleration of the body will be, how do you find out acceleration in this case? कैसे निकालोगे acceleration? कैसे निकालोगे? Simple है. How do you find out acceleration? Easy है. Net force upon mass. ठीक है. तो acceleration is F net by total mass. मास तो आपके पास बॉडी का वेट दिया हुआ है 64 न्यूटन, तो आप वहां से मास निकाल सकते हो. मतलब फोर्स इज mg, वेट बोल लो बेटर रहेगा. वेट इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 64. तो m इज 64 by g. नेट फोर्स इज अप्लाइड फोर्स minus force due to kinetic friction when the body is moving upon mass. What is applied force? 64. उन्होंने बोला ही है ना. ओके, all right. Same force. If a body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start
moving. Okay, उन्होंने थोड़ी बोला है कि 64 न्यूटन का फोर्स है. They have not told you that the force is 64 Newton. Then have they said anywhere the force is 64 Newton? No. A body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start it moving across horizontal surface, and the same force continues to act afterwards. तो एक applied force तो है, but they have not said anywhere that this applied force is 64 Newton. Have they said it? Then what will you do? वैसे यू आर राइट, 64 न्यूटन यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्यों वो देखना पड़ेगा आपको. आई टेल यू लेटर. मेंशन करना चाहिए था, बोलना चाहिए था अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ओके, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी. ऐसा बोलना चाहिए था. जो अप्लाइड फोर्स है वो 64 न्यूटन है बोलना चाहिए था. नहीं बोला है, ठीक है. व्हाट इज एफ के? म्यू नहीं, म्यू टाइम्स ऑफ, हाँ म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. वेरी गुड. नॉर्मल रिएक्शन आर इज एम जी. ठीक है, तो एम जी अपॉन एम 64 बाई जी. तो ये आएगा 64, और ये म्यू के यूज करना ही इंपॉर्टेंट है. डायनामिक फ्रिक्शन, व्हाट इज डायनामिक फ्रिक्शन? 0.4. आपको पता है एम क्या है? 64 बाई जी इंटू जी अपॉन 64 पाई जी. कैंसल कैंसल. तो 64 minus 64 4 the 256 25.6. You should know this. Why? क्योंकि 32 MB 64 MB 128 MB 128 GB 256 GB ये सारे के सारे मल्टीपल्स होते हैं 64 के, and you get, और 32 के. So you have this memory available in this size. So 64 into 4 is 256 25.6 upon 64 into G. Right. So what is 64 minus 25.6? 64 minus 25.6. 39. So 64, 39. 64 you can take out common, that is okay. But anyways, तो ये आएगा 1 minus 25.6 by 64 into G. Right. So the thing is the same. Right. हाँ, तो 25.6 by 64 का करना ही पड़ेगा आपको. 0.64 0.9. ऑप्शन नंबर डी बोला है 0.2 G. You need to check where are we going wrong, because this is something that we are going wrong. क्या wrong हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए. What or where are we going wrong is exactly yes, mg की यहाँ पे 64 न्यूटन. वो तो वैसे भी 64 आएगा ही. फिर भी if you want I will do it if you want. Okay, तो आप बोल रहे हो we'll put 64 here, that is fine. I take out 64 common. 1 minus mu k is 0.4 upon 64 by G. Cancel cancel. 0.6 G नहीं है ऑप्शन में. What is going wrong? What is going wrong? आप एक चीज हमेशा भूल रहे हो, that is static friction. Static friction देखो ऐसा है, if you remember, force of static friction was proportional to normal reaction, right? Force of static friction is mu times s normal reaction. तो normal reaction is static friction force upon mu s. ये तो 64 न्यूटन ही है. mu s कितना है? हाँ, तुम यहाँ पे गलती कर गए. So what you're doing wrong is Fk, kinetic friction, is mu times of normal reaction, but normal reaction is 64 by
0.6. This is where you need to be careful, right? नहीं तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं होता। तो हमेशा याद रखना कि पहले तो लिमिटिंग मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद मोशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब तुम्हें पहले, आप लोगों को पहले नॉर्मल रिएक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से निकालना पड़ेगा। ओके, राइट? और तुम डिफाइन ही वैसे करते हो नॉर्मल रिएक्शन को। आप बोलते हो टेबल पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, फिर आप बोलते हो N इज इक्वल टू mg। अरे वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वहां स्टैटिक है, तो मूव नहीं होता तब तक तो हाउ डू यू फाइंड इट फ्रॉम unless it starts moving। जब तक वो मूव नहीं होता तब तक तो you always find normal reaction with the help of static friction values। Simple। Up you will find correct answer। You can take out 64 common, 1 minus mu k by mu s मतलब 0.4 by 0.6 upon 64 by g। Cancel। This is 1 minus 2 by 3। 1 minus 2 by 3 is how much? 1 by 3। 1 minus 2 by 3, 1 minus 2 by 3 है ना, 2 by 3 है ना ये। गुड। तो हाँ 1 by 3, तो g by 3, g by 3, तो g by 3 तो 1 by 3 0.33 आना चाहिए। हाँ तो यस, बताओ वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग? बहुत जगह पे रॉन्ग जा रहे हैं हम लोग। मास ऑफ द बॉडी, weight, a body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start it moving। Actually the mistake is not yours, the question properly framed nahi hai, that is where we are actually getting confused because the question is not correctly framed। Otherwise I can tell you one thing, ठीक है, I'll end the suspense here। Let's end the suspense here and let's see कहाँ पे गलती हो रही थी। तो आप बोल सकते हो but you can say normal reaction is mg। अब बोल सकते हो यहाँ पे mg which is r that is equal to 64 upon 0.6। मतलब m from here is 64 upon 0.6 g। तो यहाँ पे जो 0.6 है वो मिसिंग है, राइट? इसका एक सिंपल तरीका भी है, आई टेल यू। ये हो गया आपका कैंसल आउट, हटा दो यहाँ से, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। नाउ यू हैव करेक्ट आंसर इफ यू पुट दिस 0.6 g। अब सॉल्व करो, यू विल हैव, क्या बचा था आपके पास? 1/3, 0.6 ऊपर जाएगा, 0.2 g। तो F net by m, applied force minus dynamic friction by m because the body was moving। Okay, applied force is 64 Newton minus this is mu k into mg। और mg जो है मैं यहीं से mg लिख रहा हूँ 64 upon 0.6। ओके है ना, तो mg 64 upon 0.6 हमने लिख दिया अपॉन मास, और मास भी मैं यहीं से ले रहा हूं। तो ये है कि आप, हमने गलती क्या की थी? हमने गलती ये की थी कि हम लोग मास को एक फॉर्मूला से ले रहे थे और mg को दूसरे से ले रहे थे, तो गलती तो होगी। यू हैव टू टेक mg एंड m फ्रॉम द सेम थिंग। दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट। तो क्या किया हमने, mu s is fs, sorry, normal reaction is fs upon mu s। fs is 64, mu s is 0.6, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, बट नॉर्मल रिएक्शन इज mg। तो mg की वैल्यू 64.0.6 है, तो m की वैल्यू 64/0.6 इंटू g है। ये गलती हो रही थी हमारी। क्लियर है? गुड। तो
If a block moving up at 30 degrees with a velocity 5 meter per second stops after 5 seconds, then what is mu? Good. हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट मूविंग अप बोला है, मूविंग अप, इट इज मूविंग अप, राइट, गुड। सबसे पहले ए निकालोगे, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, पर म्यू तो पता नहीं, वो तो फाइंड करना है, ठीक है, सो विल डू इट, we'll do it that also. A is equal to G sine 30 1 by 2 mu root 3 by 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, okay. If a block is moving up at 30 degree with velocity with initial velocity, कितना stops, मतलब कितना 0 after 0.5 second, yes, v is equal to u plus क्या 80, तो v is equal to u plus 80 अगर आप बोलोगे, नहीं बोलो बोलो, टेल मी दैट्स करेक्ट, सिर्फ माइनस आएगा ना, और क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, दैट्स इट, ठीक है, सॉल्व कर लो। v is 0, u 5, a is g 1 by 2 plus root 3 by 2 times of mu into time is 0.5, ओके। सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, तो रिटार्डेशन है ये, इसलिए माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, हाँ, इसलिए रिटार्डेशन है, वो नहीं भी तुम्हें समझा होगा तो ब्लॉक रुकने वाला है, फाइनली वेलोसिटी 0 होगा, तो रिटार्डेशन नहीं होगा, ब्लॉक इज गोइंग टू स्टॉप, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन। अगर मैं जी के लिए 10 लेता हूँ, लेके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं तो 9.8 डालेंगे, तो 10 into हाफ 5, राइट, और ये 5 दूसरे साइड पे जाएगा, तो 5 1 by 2 plus root 3 by 2 म्यू बराबर 5 5 कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा, दैट्स वाई, हाँ देखो गलती कहाँ होती है वो समझेगा आपको, 1 minus 1 by 2 equal to root 3 by 2 times of म्यू, करेक्ट, तो 1 by 2 is equal to root 3 by 2 times of म्यू, मतलब म्यू कितना 1 by root 3, 1 by root 3, what is 1 by root 3, 1 upon 1.732, क्या आता है वो, 1 upon 1 by 732, 0 point, नहीं सुना मैंने, 0 point what is 1 upon 1 by root 3, the thing is मैं आपको कैलकुलेटर से करके दे रहा हूं, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू इट 1 by root 3, 0.577 मतलब 0.6, ओके। तो गलती कहाँ होती है मैं ये बता देता हूँ, पीपल डू दिस, फिर अगर ऐसा कर दिया तो ये -3/2 बनेगा, है ना, करेक्ट है ना, फिर रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 1.732, तो फिर 1.25 या नन ऑफ दिस लिख देते हैं, ओके, तो यू हैव टू think about this. A body of mass 5 kilogram rests on a rough horizontal surface of coefficient of friction, static friction 0.2. The body is pulled through a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it is, देखो important क्या है, rough horizontal surface मतलब इंक्लिनेशन की बात ही नहीं हो रही, मतलब you don't have to do any work against gravity, right, okay. काइनेटिक एनर्जी कितना एक्वायर करेगा, जितना वर्क डन हुआ, व्हाट इज वर्क डन, मैंने बताया था कल, वर्क डन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट इज वर्क डन, टोटल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी,
प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। व्हाट इज, मैंने बताया था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आपने किया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स को आपने लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था। फिर मैंने बोला था कि अगर ऊपर जा रहा है तो जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू डी। फिर हमने लिखा था एम जी डी साइन थीटा प्लस एम जी डी म्यू कॉस थीटा। मैंने बोला था कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ये आएगा, सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट आएगा, और थीटा भी 0 है, तो आपके पास क्या आएगा, एम जी डी म्यू। एम 5, जी 10, डी डिस्टेंस 10, म्यू 0.2, एक और ये 100। फोर्थ का सी होना चाहिए, इन्होंने बी बोला है, 150 बोला है, 150। So why 150? Tell me why it should be 150. They're right. Why they're right? That's what I'm asking you. No pen pencil allowed. Think. वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, going slowly for you. A body of mass 5 kilogram rest on a rough horizontal surface. Yes. Of coefficient of friction. Good. अब जब आप बॉडी को एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट विल डू वर्क, लेकिन पहले फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करना पड़ा क्या? करना पड़ेगा कि नहीं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो गलती कहाँ होती है? दिस इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट दिस इज नॉट करेक्ट एज वेल। क्यों? क्योंकि जो भी आप वर्क डन करोगे, that work done will be used as work done to overcome friction, plus the remaining will go in the form of kinetic energy. Correct है ना? तो kinetic energy will be total work done minus work done against friction. Total work done is just force into displacement. फोर्स दिया हुआ है 25 न्यूटन का, बोला है क्वेश्चन में, माइनस ये अभी आपने निकाला एम जी डी म्यू। फोर्स कितना 25, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, ये अभी आपने फाइंड किया था 100, आ गया क्या 150 जूल। ओके, आई हैव स्टार्टेड टुडे विद सिंपल सेट एंड आई एम टेलिंग यू कहाँ गलती होती है। नॉर्मली व्हाट वी थिंक इज, हमने फोर्स लगाया, हमने वर्क किया, और उस पूरे के पूरे वर्क का कन्वर्जन हो गया काइनेटिक एनर्जी। बट पहले फ्रिक्शन को ओवरकम किया, जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी है ना? राइट, सो दिस इज वेयर यू कैन गो रॉन्ग। सो 300 of joule of work is done in sliding a 2 kilogram block up an inclined plane to height of 10 meter. तो हाइट और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, ये हाइट की बात हो रही है, इस हाइट की बात हो रही है, दिस इज 10 मीटर। देयर इज अ ब्लॉक, उस पे वर्क डन किया हमने 300 जूल, इसका मास 2 किलोग्राम था, इसको हम 0 से 10 मीटर की हाइट पे ले गए। ये एंगल अगर मैं थीटा मानता हूं, ये मैं एस मानता हूं, ये मैं एच मानता हूं, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जस्ट टू टेल यू, बाकी लगेगा कि नहीं लगेगा हम देखेंगे बाद में। ओके, टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g to be 10 meter per second square, what is work done against friction? मतलब this is joke. Work done against friction अभी अभी आपने बताया m g d mu cos theta, right? Okay, ठीक है, correct. तो do we know m? Yes. Okay, do we know g? Yes. Do we know d? D मतलब ये s,
फाइंड करना पड़ेगा, नहीं पता हमको, वी कैन फाइंड इट आउट, यस वी कैन फाइंड इट आउट, कैसे देखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट यू कैन राइट इज, फर्स्ट थिंग, ये करने की जरूरत भी नहीं है हमको, देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। टोटल वर्क will be work done against gravity plus work done against friction. So work done against friction will be work total work minus work done against gravity. Total work तो दिया ही हुआ है, work done against gravity is mgh, height directly mgh. क्यों? This is nothing but change in potential energy. मुझे बताओ एक ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हो, क्या चेंज हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, दिस कम्स फ्रॉम वर्क डन ओनली, तो mgh। अरे mgh कहां से है पता है आपको? फ्रॉम वेयर डज इट अपीयर? हाउ डू यू गेट mgh एज पोटेंशियल एनर्जी? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस पे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ? व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन आई से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ कंबाइंड सिस्टम, मतलब अर्थ एंड यू, अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? nahin, that is where you go wrong. Initial potential energy is minus gmm upon r, because the distance of center of earth to that center of object is r. The formula है potential energy का, gravitational potential energy का. If I want to raise this object to a height h, final potential energy will be minus gmm upon r plus h. Then change in potential energy delta U will be final minus initial. So final is minus gmm upon r plus h minus minus plus gmm upon r. फिर आप क्या करते हो? What you do is you take out gmm common, 1 by r minus 1 by r plus h. Then cross multiply, r plus h minus r is h, है ना? तो ये आपका आएगा gmm h upon r into r plus h, ऐसा लिखते हो आप, ओके। देन if h is very less than r, तो r plus h is approximately equal to r, correct, clear? So you have this as delta u, change in potential energy, this is equal to gmm upon r square, ये r और ये भी r, और ऊपर h था वो h है ही, है ना? क्योंकि हाँ ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आ गया क्या आपका mgh, राइट? तो अपने आप ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या हाइट पे? यू हैव टू डू वर्क, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा आता है वो mgh, right? So we did little bit of gravitation also, and that is fine because you need to understand concepts. तो ये जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से हाइट 10 मीटर तक ले जाने के लिए, that is nothing but difference of potential energy between the surface and height h, and that appears as mgh. ये पता होना चाहिए। अभी ठीक है, so 300 minus m, do we know m? Yes. Do we know g? Yes. Do we know h? Yes. That is 100 joule. खत्म। That is correct, nothing wrong, but basics, थोड़ा सा basics पता होना चाहिए, okay? Next, a block of mass 1 kilogram slides down a rough inclined plane of inclination 60 starting from its top, यहाँ से start हुआ। If the coefficient of friction, kinetic friction is 0.5, length of the plane, मतलब ये distance s equal to 1 meter है,
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज व्हाट? पहली बात तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला म्यू एम जी डी cos of थीटा, राइट? सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है, टोटल वर्क डन बोला है क्या? नहीं. डू यू नो म्यू? 0.5. डू यू नो एम? यस. डू यू नो जी? राइट. मास 1 किलोग्राम बोला ना. डू यू नो डी? 1. डू यू नो थीटा? यस. तो कितना आ गया? 1 और cos 60 इज हाफ. 9.8 का हाफ 4.9, उसका भी हाफ, क्योंकि ये 0.5 तो हाफ ही है ना, तो 9.8/4. 9.8/4, 2.45 हो गया. ऑप्शन सी खत्म, राइट? दिस इज हाउ यू डू इट. तो ये सिर्फ डी है और कुछ नहीं है, डिस्टेंस डी है. क्लियर? ओके. देन a block of mass 50 kilograms slides over a horizontal distance of horizontal, nothing to do with inclination. Okay, coefficient of friction is 0.2. Work done against friction is mu m g d. mu 0.2 m 50 मतलब 25 तो यही हो गया. 25 हो गया ये, नहीं 10 होगा. 0.2 into 50 is 10 into g की वैल्यू 9.8 ले लो, 9.8 ले लो और इसकी वैल्यू 1 ले लो, तो 98 जूल is the work done. Okay, right. So this is how you will keep on solving. A 2 kilogram mass starts from rest on an inclined smooth surface with inclination 30 degree and length 2 meter. How much it will travel before coming to rest on a surface with coefficient of friction? So I'll give you a hint and you will solve it now for me. ऐसा है, you have an object, a block of mass 2 kilogram starting from rest on an inclined surface where this angle of inclination is 30 degree. इसका लेंथ है 2 मीटर. ओके, तो यहाँ पे u होगा 0, u1 पहला केस. v1 है समथिंग यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद देयर इज फ्रिक्शन, zero velocity, final velocity, then it basically moves on a horizontal surface, right? So how far it will go before coming to rest? So this is they are asking you. So solve it for me. Karo. So I can split this into two cases. Case one is on inclined plane. On inclined plane, I can use v1 square equal to u1 square plus 2as. v1 we have to find, u1 is 0 plus 2a is g sine theta. क्यों g sine theta? Because there is no friction and on inclined plane it is g sine theta. s और आपको बोला है s is 2, so you will have v1 square is equal to 2 into 10 into half, sine 30 is half, into 2 again, cancel, so v1 square is 20. This v1 will become u2 for case 2 on rough horizontal surface, on rough horizontal surface. So here what you will have is initial velocity square is equal to final velocity of the first case, that is equal to 20. Because I have to apply the same formula again, because here v2 will be 0. So v2 square equal to u2 square plus 2as2, right? Correct. This is 0. This is u2 square is 20 plus 2a.
A is what? The problem lies here. Mu into G मैंने पहले बताया था. On a horizontal surface, A is equal to mu into G because of the friction, correct? Into S2. Okay. Where did we go wrong again? Is retardation है minus, correct? समझे यहाँ तक? तो you will have 2 mu G S2 equal to 20. तो 1 जा and 10 जा. S2 is equal to 10 upon mu G. G की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 1 upon mu 1 upon 0.25 is 100 by 25, that is 4, है ना? 4 meter, because 10 upon 0.25 into G की वैल्यू 10 10 cancel, 1 upon 0.25 100 by 25, that is 4 meter. Option number A. This is how you can solve this question, right? So let's move to next. A motorcycle is traveling on a curved track of radius 500 meter. If coefficient of friction between road and tire is 0.5, the speed avoiding skidding is a joke, क्योंकि यहाँ पे centripetal force is provided by force of friction. There is no banking as of now, और ये जाता है friction chapter topic के अंदर. Centripetal force is mv square by r. This is mu times of normal reaction, that is mg. m cancel, so v square is mu rg. The minimum speed to avoid skidding, maximum speed होता है ये, that is mu is 0.5, r radius is 500 into g की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ. इजी है. कैसे इजी है? ये 3 0 और ये एक पॉइंट हटा दो, मतलब आई विल जस्ट टेक दिस 2500 का स्क्वायर रूट 50 मीटर पर सेकेंड. So this is a joke question. Next question. A fireman of mass 60 kilogram slides down a pole. Pole से नीचे आ रहा है. He's pressing the pole with a force of 600 Newton. Action, reaction, 600 Newton. Okay. I am pressing the pole means the pole is also exerting reaction, 600 Newton. The coefficient of friction between the hand and the pole is 0.5. With what acceleration will the fireman slide down? So if I draw fireman in the form of a box, मान लो box, तो ये 600 न्यूटन है, तो रिएक्शन 600 न्यूटन है, राइट? mg जो है वो नीचे है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी. फ्रिक्शन जो है वो ऊपर है, बिकॉज ओवरऑल fireman is coming down. Overall friction is opposing force, friction is upwards. तो what acceleration, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, if you want to find out acceleration, you always have to do net force in the downward direction upon mass. What is net force? mg मतलब weight minus force of friction upon mass. Weight is m into g, 60 into g मतलब 600. This is mu times of normal reaction upon mass, again is 60. So 600 minus coefficient of friction is into 600 upon 60. 300 by 60. 600 minus 0.5 into 600 is 300. 600 minus 300 is 300 by 60 is 5. This is how you can solve this question. I have given you this example in test but without friction, right? So it was easy. This is how you solve this question. 11th, a block starts moving up a fixed inclined plane of 60-degree inclination with velocity of 20.
and stops after 2 seconds. The approximate value of coefficient of friction is what is, how do you find out this? Okay, पहले तो क्या क्या दिया है वो देख लो. You have been given initial velocity that is 20 meter per second. V will be 0. Then T is 2. Theta is 60. Approximate value of coefficient of friction. When a body is going up, what is A? G sin theta plus mu cos theta. Very good. Then what you're supposed to find out is coefficient of friction. So V is equal to U minus AT minus Q because it is retardation in this case. So V is 0, U is 20, minus A is G sine 60 plus mu cos 60 into time is 2. So it will be 20 is equal to G की value 10. Sine 60 is root 3 by 2. Mu cos 60 is 1 by 2. 2. 20, 20 gaya. Okay. 1 is equal to 1 by 2 if you want. 1 by 2. Mu plus root 3. So 2 is equal to mu plus root 3. मतलब mu is equal to root 3. 2 minus root 3. मतलब 2 minus 1.73, 0.27. This is how you can solve this question and find out value. Okay. Next. A block of mass 1 kilogram is at rest on a horizontal table. The coefficient of static friction between the block and the table is 0.5. Mass दिया हुआ है 1 kg. G की वैल्यू दी हुई है 10. Then the magnitude of force acting upwards at an angle 60 degree from the horizontal that will start the block moving is. आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब एक ब्लॉक रखा था, राइट, हमने एक फोर्स लगाया था एट एन एंगल अल्फा दैट इज 60 डिग्री. पी बोला था इसको मैंने, राइट. तो पी पूछा है आपको, you are being asked what is the value of p. तो यहाँ पे था p cos alpha. ऑल राइट, करेक्ट. यहाँ था फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे था नॉर्मल रिएक्शन प्लस p साइन थीटा या अल्फा जो भी बोलोगे, डजंट मैटर, अल्फा बोलो थीटा बोलो, राइट. और नीचे था mg. तो इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर आप बोल सकते हो r इज इक्वल टू mg माइनस p साइन अल्फा एंड f is equal to p cos alpha. Then you can say f is equal to mu r. So f is p cos alpha, mu r is mg minus p sin alpha. All right, so this is all what we have done yesterday. So आपको ultimately what I am expecting is that you remember the formula because you need to know this. Okay, so you're supposed to find out p, है ना, p find करना है. तो मैं p रख देता हूँ. cos of 60, अल्फा 60, म्यू दिया है आपको 0.5, m दिया है आपको 1 इंटू जी की वैल्यू 10 बोली है 10, 1 इंटू 10 माइनस p फाइंड करना है साइन ऑफ 60. p by 2, 0.5 into 10 is 5 minus 0.5 is half anyways. Sin 60 is root 3 by 2 and p. Okay, so this is p by 2 minus minus plus root 3 by 2 p equal to 5. Okay, so this is equal to 4 लिखेंगे, राइट, 4 आएगा वहां पे. There is going to be 4 there, so 4 लिख देंगे हम लोग. All right, so we will have a extra 2 in the denominator. So we are going to have a 4 over here. So p taken out common,
सॉल्व करो 1/2 प्लस √3/4 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हो if you want equal to 5 so you have to solve this इसको सॉल्व करना पड़ेगा and you will get your answer so या तो ऐसा करो या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वैसा करो ओके सो द मिनिमम फोर्स दैट विल मेक द ब्लॉक मूविंग इज P निकालना है there is one more way out of solving this question one more way out of solving this question which is how can you find out formula you need to remember formula half is 0.5 1/4 is 0.25 0.25 into √3 1.73 1.7 का 1/4 ले लो 1.7 का हाफ कितना मैंने अभी बताया था √3/2 कितना होता है 0.866 उसका हाफ कितना 1 मिनट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग आपको ये 0.866 पता होना चाहिए उसका भी हाफ 0.433 0.433 में हाफ 0.933 दिस इज 0.933 कितना 0.933 तो ये आ गया आपका 0.933 P इक्वल टू 5 तो P इक्वल टू 5/0.933 नीचे का नंबर 1 से कम है तो ओवरऑल नंबर 5 से बड़ा होगा एंड खत्म so simple thing you can do next a car is moving along a straight horizontal road of velocity 72 km per hour 72 km per hour is 5/18 meter per second मतलब 20 meter per second so you have mu s as 0.5 then the shortest distance in which the car can be stopped is what is the shortest distance in which car can be stopped horizontal track है v square equal to u square minus 2as 0 and that is initial speed is u that is 20 square is 400 minus 2 mu g क्योंकि horizontal surface है into s ओके तो ये आएगा 2 mu g s equal to 400 मतलब ये आपको मिलेगा mu s is equal to 200 upon mu g right good 200 upon mu की वैल्यू 0.5 into g की वैल्यू 10 40 meter done good we are good this is a very good question so this will be the last question for the day probably the force required to move a body just up the inclined plane is double the force required to prevent the force from sliding down just up is 2 times of preventing the body from sliding down I want you to know what was the force in the first case 1 if you remember just up मतलब ऐसा है your body you are pushing it up just up friction is downwards बॉडी को ऊपर भेजना है तो फ्रिक्शन नीचे होगा करेक्ट ये फोर्स को जो भी नाम दो आप P हमने कल इसके लिए सॉल्व किया था मैं दोनों के दोनों केसेस यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ बिकॉज ये हमने कल दोनों फोर्सेस मैंने और बार बार बोला भी था आपको कि यू विल नीड मैंने बार बार आपको बताया था यू विल नीड दिस व्हाट इज द डिफरेंस ये भी बताया था मैंने आपको मिनिमम फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन राइट ये फोर्स है नहीं याद रहा आई डोंट केयर व्हाट आई वांट इज दैट यू रिमेंबर कंपोनेंट्स ओके यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये चाहिए मुझे ओके उसके बाद मिनिमम फोर्स टू मूव अ बॉडी
जस्ट मूव अ बॉडी, उस केस में ये है, राइट। तो यू नीड टू नो द कंपोनेंट्स एंड सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ. So what you can do here is components कैसे करोगे? The force required to move a body just up. Force required just up. When you go up, what is acceleration? G sine theta plus mu cos theta. Case 2, the force required to prevent. Prevent मतलब the body is coming down. We have to prevent. Mg sine theta minus mu cos theta. So Fu is equal to 2 times of Fd. This is what is given to you. तो जब भी मैं इक्वेट करूंगा mg तो वैसे भी कैंसल होगा, तो फिर भी मैं फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग डाउन दिस 2 times of mg sine theta minus mu cos theta. mg gone, so you have sine theta plus mu cos theta is equal to 2 sine theta minus 2 mu cos theta. So you will have this as right, this as, ये आप जब सॉल्व करोगे तो 3 mu cos theta is equal to sin theta, sin 2 sin theta minus sin theta, 2 sin theta minus, और ये वहां पे जाके प्लस, राइट. सो यू हैव tan theta is equal to 3 mu, so you have theta is equal to tan inverse of 3 mu. So how do I know is because up यहाँ पे प्लस, डाउन यहाँ पे माइनस, f up is 2 times of f down, mg कैंसिल, मुझे ये समझ में आ गया. sin theta plus mu cos theta is 2 times of sin theta minus 2 times of mu cos theta. मतलब cos theta mu ये 3 बार आने वाला है और sin theta एक ही बार आने वाला है. sin upon cos tan theta 3 mu आएगा, तो theta tan inverse of 3 mu आएगा. This is very simple question. See, that's why I was telling you. अभी आपको समझेगा कि कल का जो अप्रोच था वो सिर्फ डेरिवेशन का अप्रोच था, क्योंकि आपको सिर्फ कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. दैट्स व्हाई हमने किया. फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, राइट. सो यू डोंट हैव टू पुट प्रेशर ऑन योर कोर मेमोरी टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. हाउ मेनी केसेस यू विल रिमेंबर? जस्ट मूव अप, जस्ट मूव डाउन at an angle alpha when you're pushing on the horizontal surface. You cannot remember everything. Force required to avoid sliding down, you cannot remember. जरूरत नहीं है. अप मतलब एक्सेलेरेशन कितना, अप प्लस म्यू cos थीटा, डाउन मतलब कितना. That's all you need in such cases.